हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 2 चैप्टर 7 सपना आना। विराज जिया के पीठ को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस आपके भाई सा आपको हमारे साथ ऐसे देख लिए तो आज आपके साथ साथ हमारा भी द एंड हो जाएगा। जिया विराज से दूर हो खड़ी हो गई तो विराज जिया का हॉर्न पकड़ अपने साथ अपने कार के पास ले जा अपने ड्राइवर से बोला, इन्हें अच्छे से इनके महल में छोड़ाओ। जिया कार के अंदर जा बैठी। आज पहली बार जिया के दिल में भी विराज के लिए कुछ नया एहसास आया, पर वो उसके भाईसा के दोस्त है ये सोच वो अभी अभी आए अपने नए एहसास को अपने दिल के कोने में ही दफन कर दी। विराज क्लब के दूसरे रास्ते से अंदर जा वीआईपी रूम में चला गया, जहां अभय हाथों में शराब लिए उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। मान्यता होटल के कमरे में जाने के बाद सो गई। बहुत थके होने की वजह से बिस्तर पर जाते ही मान्यता को नींद आ गया। कार में बैठी जिया अपने दोनों भाई वीर उदय को मैसेज कर दी कि वो 10 मिनट में घर पहुंच रही। क्लब के वीआईपी रूम में विराज ईशान के दूसरे तरफ के सोफे पर बैठ जाम पिता हुआ मान्यता के बारे में बताने लगा। उस लड़की का नाम मान्यता है। वो एक अनाथ लड़की है जो उदयपुर के आश्रम में पली बढ़ी है। इस साल उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वो पूरे कॉलेज नहीं बल्कि पूरे उदयपुर में अव्वल आई है। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो जॉब के सिलसिले में जोधपुर आ गई और यहाँ आने के बाद वो जॉब के लिए ढेर सारे कंपनी में अप्लाई की है। तो अभय आप उससे अपने कंपनी में जॉब क्यों नहीं दिलवा देते? अभय कुछ सोचने लगा तो विराज फिर बोल पड़ा, क्या हुआ अभय, हमें पता है आपके कंपनी में कोई ग्रेजुएट लड़की काम नहीं करती, पर विराज आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अभय बोल पड़ा, विराज हम ये नहीं सोच रहे। तो फिर आप क्या सोच रहे अभय? अभय जाम को पूरा एक ही बार में गटकता हुआ बोला, मान्यता हमारे कंपनी में अप्लाई नहीं की है, फिर हम कैसे उन्हें अपने कंपनी में जॉब दे? विराज मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, आप फिक्र मत करिए अभय, बस कल का आप इंतजार करिए। अभय को बहुत अच्छे से पता था इन सब कामों में विराज बहुत एक्सपर्ट है। जिया घर पहुंच गई। जब उसके दोनों भाई वीर उदय उससे आते हुए देखे तो उदय वीर दोनों उस पर गुस्सा करने लगे, तो जिया माफी मांगते हुए बोली, सॉरी उदय भाई, वीर भाई प्लीज भाईसा को मत बताएगा। ये बोल जिया दोनों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखी दोनों को, पर दोनों कुछ नहीं बोल बस ऐसा दिखाने लगे कि वो बोल देंगे। तो जिया शैतानी मुस्कान के साथ बोली, अगर भाईसा को ये पता चला आप दोनों के महल में होते हुए भी हम बाहर अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में चले गए थे तो वो हमसे ज्यादा आप दोनों पर गुस्सा करेंगे। हमें तो बस महल से बाहर नहीं जाने देंगे, पर आप दोनों को सज्जा के रूप में वही दर्दनाक ट्रेनिंग मिलेगा। जिया ने जब ये कहा तो दोनों के चेहरे पर ट्रेनिंग का डर छा गया। जिया बहुत चालाक थी, भले ही वो अपने बड़े भाई सा अभय प्रताप सिंह के सामने अपनी चालाकी ना दिखा सके, पर अपने दोनों भाइयों के सामने जिया शेरनी बनी फिरती। जिया को पता था जितना डर उससे लगता उससे कई गुना अधिक डर उसके दोनों भाई उदय वीर को लगता, क्योंकि अभय अपनी बहन के साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतता, पर वो अपने दोनों भाइयों के साथ बहुत सख्ती बरतता कुछ गलती करने पर। जिया के बातों को सुन उदय ने झट से बोला, हमारी प्यारी बहना हम तो बस मजाक कर रहे थे, दिल पर मत लीजिए। उदय के बातों पर हामी भरते हुए वीर भी बोल पड़ा, हाँ जिया हम तो बस आपको सता रहे थे। जिया अपने आईब्रो को ऊपर कर बोली, अगली बार हमें सताने का सोचेगा भी मत। ये कह जिया ऊपर अपने कमरे में जा अपने भाईसा के आने से पहले अपने कपड़े बदल ली। जब अभय विराज का बात खत्म हो गया तो दोनों क्लब से बाहर जा अपने अपने कार में बैठ घर जाने के लिए निकल गए। विराज अपने ड्राइवर से पूछा, आपने उन्हें अच्छे से महल छोड़ दिया था? जी मालिक। ड्राइवर का बात सुन विराज अपना फोन निकाल जिया को मैसेज किया, प्रिंसेस आप ठीक से महल अच्छे से पहुंच गई। विराज का मैसेज देख जिया अपना फोन ले मैसेज को देख मुस्कुराते हुए रिप्लाई दे दी, हाँ। जिया का जवाब मिलता देख विराज अपने फोन को अंदर कर जिया के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ जिया अपने फोन को ही ले बैठी थी, उससे लगा था विराज उससे फिर मैसेज करेगा, पर उसका आगे कोई मैसेज ना आता देख जिया गुस्से में खुद ही मैसेज की, बस यही पूछना था आपको। जब विराज का फोन बजा तो विराज फोन निकाल देखा। जिया का मैसेज देख विराज मुस्कुराते हुए मैसेज भेज दिया, तो आप क्या चाहती है, हम क्या पूछे आपसे? कुछ ही वक्त में अभय महल पहुंच गया। जिया मैसेज को पढ़ सोच रही थी वो क्या जवाब से, तभी उसके कमरे का दरवाजा नोक हुआ तो वो दरवाजा जा खोल दी।
दरवाजे के सामने महल की नौकरानी नीमा खड़ी थी। नौकरानी को देख जिया पूछी, क्या हुआ दी? नीमा सर झुकाए ही जवाब दी, मालकिन साहब आ गए हैं, चलिए खाना खा लीजिए। जिया बिना विराज को जवाब दिए अपना फोन कमरे में ही छोड़ नीचे चली गई। अभय फ्रेश हो कुछ देर बाद नीचे चला गया। सभी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, अभय भी आकर बैठ गया। विजय अपना महल पहुंचने के बाद बिना कुछ खाए बिस्तर पर जा लेट गया। देर रात मान्यता को अपने सपने में अपने माँ पिता दिखे। वो अपने माँ पिता को देख उनके करीब जाने लगी, तभी उसके माँ पिता आग में जलने लगे। ये सपना आते ही मान्यता का नींद खुल गया। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। वो उठ पानी पीते हुए अपने आप को शांत करने लगी। चैप्टर 8 जॉब मिलना। सपने के बारे में सोचते हुए मान्यता के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो खिड़की के पास खड़ी हो पेंडेंट को छूते हुए बोली, माँ पिताजी आग के लपटों में जलते वक्त कितना तड़पे होंगे आप। हम उन लोगों को सजा दिलवा कर रहेंगे जिन्होंने हमारे परिवार को दर्दनाक मौत दिया है। बड़े आलीशान कमरे में बड़े से आलीशान महाराजाओं वाला बिस्तर पर लेटा अभय मान्यता के तस्वीर को देखता हुआ बोला, जब से आपको देखा है मान्यता, आपके तस्वीर से नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। ये रात बीतने का इंतजार अभय मान्यता दोनों बड़े बेसब्री से कर रहे थे। जहां मान्यता सुबह की किरणों का इंतजार अपने परिवार के साथ हुए जुर्म का इंसाफ चाहने के लिए कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभय मान्यता को पाने के लिए कर रहा था। सुबह का वक्त। सुबह की पहली किरणों को देख मनाया खिड़की के पास खड़ी हो किरणों को देख बोली, हम वादा करते हैं माँ पिताजी, जिन्होंने हमारे परिवार को खत्म किया है, हम उनकी जिंदगी से ये रोशनी छीन लेंगे। जॉगिंग करता हुआ अभय आसमान को देख बोला, मान्यता आप हमारी जिंदगी में पहली किरण बनकर आए हो, हम आपको खुद से दूर कभी जाने नहीं देंगे। सुबह का जॉगिंग करने के बाद अभय अपने महल जा कमरे में चला गया। फिर नहाकर अपने कपड़े पहन ही रहा था, तभी दरवाजा नॉक हुआ तो अभय अपने कपड़े पहन दरवाजा जा खोल दिया। घर का नौकर अपना सिर झुकाए ही बोला, मालिक विराज साहब आए हैं, उन्हें बैठने बोलिए, हम आते हैं। अभय के बातों को सुन नौकर वहां से चला गया। कुछ वक्त के बाद अभय नीचे गया तो सभी नाश्ता साथ ही करने लगे। विराज भी उनके साथ ही नाश्ता कर रहा था। तभी खाते हुए जिया बोली, भाई साहब। अभय गुस्से में जिया को देख बोला, कितनी बार हम आपको सिखाए, खाते वक्त बोला नहीं जाता। जिया शांत हो खाने लगी। तभी विराज जिया की तरफ देखा। जब जिया का नजर विराज के नजर से टकराया तो विराज उससे देख मुस्कुरा दिया। विराज की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसका मुस्कुराहट देख जिया के उदास चेहरे पर मुस्कान छा गया। कुछ वक्त के बाद सभी का नाश्ता खत्म हो गया। सभी नाश्ता कर उठ जाने लगे। अभय विराज साथ ही जा रहे थे, तभी जिया अपने भाईसा के पास आ बोली, भाईसा अब हम बोल सकते? अभय अपनी बहन की तरफ देख बोला, कहिए। जिया अपना होंठ आगे कर बोलो, आप हमसे वादा करिए, आज हम जो आपसे मांगेंगे वो आप दोगे। अभय अपनी बहन को देख सख्ती से बोला, जिया आपका बचपना कब खत्म होगा? विराज जिया के मासूम हरकतों को देखने लगा। जिया हमेशा से ऐसी ही थी, हमेशा छोटी बच्ची की तरह करते रहती, साथ ही वो बहुत मासूम भी थी। जिया मुस्कुराते हुए बोली, जब तक आप हमारे भाई सा रहोगे तब तक तो नहीं जा सकता। अभय हमेशा सब पर गुस्सा करते रहते, पर अपनी बहन पर वो जितना गुस्सा करता उससे कई गुना ज्यादा प्यार करता। सिर्फ अपनी बहन से ही नहीं बल्कि अपने दोनों भाइयों से भी वो सख्ती बरतता ताकि उसके परिवार को किसी भी तरीका का परेशानी ना झेलना पड़े। मांगे जिया। जिया खुशी से चहकते हुए बोली, भाई साहब हम बस 1 घंटे के लिए अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जा सकते? ठीक है जिया। जिया अपने भाई सा के मुंह से हाँ सुन आगे बोली, भाई सा आप हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड्स मत ना भेजिएगा प्लीज। अभय कठोरता से बोला, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। जिया उदासी से बोली, क्यों भाई सा, बस 1 घंटे की ही तो बात है। अभय गुस्से में अपनी बहन को डांटने वाला था, तभी विराज अभय को डांटने से रोकते हुए बोला, अभय जाने दीजिए। विराज की बात सुन अभय शांत तो हो गया, पर अब तक उसने कुछ कहा नहीं था, तो विराज जिया की तरफ देख बोला, आप अगर कोई बॉडीगार्ड्स नहीं चाहती तो आप अपने साथ वीर उदय में किसी को ले जाए। जिया विराज के बातों को सुन मुंह बना ली। विराज अभय की तरफ देख बोला, ये तो ठीक है ना अभय। अभय ने सिर हाँ में हिला वहां से जाने लगा। विराज जिया के करीब जा बोला, आपके भाई साथ जो कर रहे उसमें आपकी भलाई है, आप अपने भाई सा को गलत मत समझे।
ये कह विराज भी अभय के पास चला गया। वहां जाने के बाद उसने अभय को बता दिया उसने मान्यता को जॉब के लिए मेल कर दिया है, फिर महल से निकल गया। जब मान्यता अपना लैपटॉप खोल देखी तो वो ईमेल देख हैरान रह गई। इंपीरियल ड्रैगन ग्रुप, जो कि पूरे एशिया में नंबर 1 कंपनी है, इस कंपनी में जॉब ऑफर का मान्यता को मेल आया है। पर यह कैसे हुआ? पहली बात तो मान्यता ने इस कंपनी में ना ही इंटरव्यू दिया है ना ही अप्लाई किया था, क्योंकि वो इस कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थी। एम्पीरियल ड्रैगन में सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन्होंने अपना हायर एजुकेशन किसी बड़े कॉलेज से किया हो। साथ ही वहां काम करने वाला हर एम्प्लॉय अपने टाइम का टॉपर रह चुका है। वहां जॉब मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं। फिर उससे जॉब ऑफर कैसे मिल सकता? उससे लगने लगा शायद ये कोई फ्रॉड मेल होगा, तो वो लैपटॉप बंद करने वाली ही थी कि तभी एक और मेल आया। हेलो मिस, आप एम्पीरियल ड्रैगन ग्रुप को कल से ज्वाइन कर सकती है। मेल पर मान्यता गुस्से में मेल भेजने वाले को मेल भेजी, आप लोगों के पास काम नहीं, सुबह सुबह ये फ्रॉड मेल सेंड करते फिर रहे। जब विराज ने मान्यता का मेल पढ़ा तो वो हैरान रह गया, क्या लड़की है, इससे ये फ्रॉड मेल लग रहा। विराज सोचने लगा वो अब क्या करे जिससे मान्यता को भरोसा हो जाए ये कोई फ्रॉड मेल नहीं। तो उसने सोचते हुए कंपनी का डिटेल भेज दिया। जब मान्यता ने ये देखा तो वो हैरान हो गई। उससे अब पछतावा होने लगा। अपने कहे शब्दों से उसने जल्दी से माफीनामा मेल विराज को भेज दिया। जब विराज ने माफीनामा मेल पढ़ा तो उसने बस टाइम के साथ कल से ही कंपनी ज्वाइन करने का बोल दिया। मेल पढ़ने के बाद मान्यता सोचने लगी, अचानक से इतने बड़े कंपनी का, वो भी बिना इंटरव्यू लिए, उसका जॉब कैसे लग गया। चैप्टर 9 मॉल जाना। अपने आप को उन सारे ख्यालों से बाहर निकालते हुए मान्यता यहाँ का इतिहास पढ़ने के लिए यहाँ का पब्लिक लाइब्रेरी अपने फोन में सर्च कर जाने के लिए निकल गई। जिया ने टिस्सा को महल बुला लिया तो कुछ ही वक्त में टिस्सा महल पहुंच गई। जब वो महल के अंदर कदम रखी तो वो वीर से जा टकराए। वीर ने गुस्से में कहा, आपको देखकर चलना नहीं आता। टिस्सा ने भी अकड़ कर जवाब दिया, देखकर चलना तो आपको भी नहीं आता। वीर को टिस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टिस्सा अपनी बात बोल जाने को हुई तभी वीर टिस्सा का होंठ पकड़ उससे रोकते हुए बोला, हमारी बहन से दूर रहिए, आपकी संगति में रह रहकर वो भी आपके जैसा बनती जा रही। वीर का बातें सुन टिस्सा को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपना होंठ छुड़ा गुस्से में बोली, जिया बच्ची नहीं है जो हमारे संगति में रह हमारे जैसा बन जाएगी। वीर टिस्सा दोनों अपने बहस में लगे थे तभी जिया आते हुए गर्म माहौल को देखी। फिर दोनों के बीच चल रहे टसन को देख बोली, क्या हुआ, सब ठीक है। वीर कुछ ना कह अपना मुंह फेर लिया तो टिस्सा भी कुछ ना कह बस अपना मुंह फेर ली। दोनों का ये टसन कॉलेज के वक्त से ही था। जूनियर होने के बावजूद टिस्सा वीर को रत्ती भर का भी इज्जत नहीं देती थी। शुरुआत से ऐसा नहीं था, शुरुआत में सब ठीक था, पर अचानक से क्या हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, आज तक जिया को पता नहीं चला पाया। जिया हमेशा अपनी दोस्त टिस्सा और अपने भाई वीर से पूछा करती पर दोनों में से कोई जवाब नहीं देते। दोनों के बीच का जंग फिर से शुरू ना हो जाए इसलिए जिया उसका होंठ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। पीछे से उदय उसके पास जाने लगा। कार के पास जाने के बाद जिया टिस्सा कार के अंदर जा बैठ गई। कार के आगे वाले सीट पर उदय बैठने वाला था पर वीर आते हुए बोला, उदय हम चले जाते हैं। वीर का बात सुन उदय कार का दरवाजा छोड़ दिया तो वीर अंदर जा बैठ गया। टिस्सा वीर की तरफ गुस्से में देखी। वीर भी पीछे मुड़ टिस्सा को गुस्से में देखा। आंखों ही आंखों से दोनों लड़ने लगे तो जिया टिस्सा का होंठ पकड़ दोनों के बीच शुरू होने वाले जंग को रोकने के लिए जिया उसके होंठ को पकड़ अपने तरार कर पूछी, जिया तू कौन सा मॉल चलेगी। टिस्सा मुस्कुराते हुए बोली, जहां ऑफर्स चल रहा हो। टिस्सा की बातें सुन वीर टॉन्ट मारा, पैसे नहीं है मैडम के पास और मॉल ही जाना है। वीर की बातों से टिस्सा को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में जवाब दी, सबका जन्म राजघराने में थोड़ी होता जो सबके पास ढेर सारे पैसे हो। टिस्सा का चेहरा उदासी से भर गया। जब वीर ने टिस्सा का उदास चेहरा देखा तो उससे बुरा लगने लगा, पर वो उससे माफी भी नहीं मांग सकता। बात उसके ईगो पर जो आ जाएगा। अपनी दोस्त का उदास चेहरा देख जिया बोली, टिस्सा वीर भाई बस मजाक में बोले। टिस्सा कोई जवाब ना दे बस मुस्कुरा दी। कुछ वक्त के बाद मॉल आ गया। फिर तीनों कार से उतर मॉल के अंदर जाने लगे। मान्यता भी मॉल के अंदर जा लाइब्रेरी में जा यहाँ के जुड़े इतिहास के बारे में पढ़ने लगी। टिस्सा जिया दोनों बातें करते हुए कपड़ा देखना शुरू कर दिए।
वीर दोनों के साथ साथ ही चले जा रहा था तो टिस्सा गुस्से में वीर से बोली, हम लोग के साथ साथ क्यों चल रहे, हम हैं टिस्सा के साथ। वीर तिरस्कार से मुस्कुरा बोला, इसी बात का तो अफसोस है आप जिया के साथ हो। दोनों का बहस फिर शुरू हो गया। इस बार जिया दोनों को ना रोकते हुए आगे जा कपड़ा देखने लगी। इधर टिस्सा वीर को गुस्से में देखते हुए बोली, आपका कहने का क्या मतलब है। वीर सामने आ रूढ़ तरीके से बोला, यही कि आप जब तक हमारी बहन के साथ रहोगे वो हमेशा गलत रास्ता चुनेगी। जैसे कल आपने उन्हें अपने साथ क्लब लेकर चली गई, आपको पता है क्लब कैसा जगह होता, फिर भी आप हमारी बहन को वहां लेकर गई। आप तो खुद बिगड़ी हुई हो, अब हमारी बहन को भी बिगाड़ रही। वीर के बातों को सुन सुनकर टिस्सा तो बहुत गुस्सा आने लगा। वीर के विचार टिस्सा के लिए सुन उसके आंखों में आंसू भर दिया। वो अपने भीगे पलकों से वीर को देख गुस्से में बोली, जरूरी नहीं वीर की क्लब बार जाने वाली लड़कियां या फिर ड्रिंक स्मोकिंग करने वाली लड़कियां बिगड़ी हुई होती। जब एक लड़का सब कुछ कर सकता फिर एक लड़की क्यों नहीं कर सकती। वीर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। अब वो कुछ ना बोल आगे बढ़ गया, पर टिस्सा के आंखों में भरे आंसू को याद कर वीर को बहुत बुरा लगने लगा। वो मुड़ देखा तो टिस्सा वहां से जा चुकी थी। उसने फिर अपनी बहन को देखा, पर अपना नजर चारों तरफ देखने के बावजूद उससे जिया नहीं दिखी। वीर जिया को हर जगह ढूंढने लगा। फिर उसने कॉल किया पर उसका फोन बंद बताने लगा तो वीर टिस्सा को कॉल किया। टिस्सा ऑटो में बैठ घर वापस लौटने जा रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा तो वो अपना फोन निकाल चेक की। वीर का कॉल आता देख टिस्सा गुस्से में कॉल कट कर दी। फिर वीर उससे मैसेज किया, जिया नहीं मिल रही। ये सुन टिस्सा ऑटो वाले को रोक फिर से मॉल के अंदर जाते हुए वीर को कॉल की। टिस्सा का कॉल देख वीर कॉल उठा लिया। टिस्सा अपने घबराए हुए आवाज में पूछी, जिया मिली नहीं। वीर, अभी आप कहाँ हो। थर्ड फ्लोर। जब वीर ने अपना जवाब दे दिया तो टिस्सा जल्दी से तीसरा फ्लोर चली गई। जिया को देख कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा थे ये लोग कौन है। वो उनसे दूर जाने के चक्कर में मॉल से बाहर निकल गई। फिर लड़के भी उसके पीछे आते हुए उससे पकड़ सुनसान जगह पर उससे ले जाने लगे। इसी बीच जिया का फोन का साइड बटन दबे रहने की वजह से फोन बंद हो गया। जब मान्यता मॉल से निकल जाने को थी तभी उसने देखा कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे तो वो भी उनके पीछे जाने लगी। साथ ही उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया। चैप्टर 10 जिया की जिद। मान्यता पीछे पीछे जाने लगी। गुंडे लड़की को वैन में डाल ले गए। मान्यता ने वैन का नंबर देख ऑटो में बैठ पुलिस को कॉल कर वैन का नंबर रास्ता बता दिया। और फिर जब वैन रुकी तो ये देख मान्यता भी ऑटो वाले को वहीं पर दूरी में ही रोक उससे उतर ऑटो वाले को पैसे दे पीछे जाने लगी। तभी गुंडे जिया को निकाल उसे अपने साथ सामने बने घर के अंदर ले जा रहे थे। पुलिस वाले अब तक नहीं आए थे तो मान्यता खुद ही वहां खड़ी होकर सोचने लगी, अंदर कैसे जाया जाए। ये सोचकर वो जाने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे लड़की के चिल्लाने की आवाज आए, कौन हो तुम लोग, क्यों हमें पकड़ कर लाए हो, छोड़ो हमें जाने दो। रूम के अंदर गुंडों ने जिया के हाथ पैर मुंह बांध दिए। मॉल में वीर टिस्सा परेशान हो जिया को ढूंढे जा रहे थे। जब जिया का कोई पता नहीं चला तो वीर ने अभय को कॉल लगाया, पर अभय का फोन बंद बता रहा था तो वीर ने विराज को कॉल कर दिया। वीर का कॉल आता देख विराज ने कॉल उठाकर कहा, हेलो। वीर घबराई हुई आवाज में बोला, विराज भाई सा, जिया नहीं मिल रही। जिया नहीं मिल रही। ये सुन विराज चिंतित हो गया। उसने गुस्से में कहा, कहाँ हो आप अभी। वीर ने मॉल का नाम बता दिया तो विराज मॉल जाने के लिए निकल गया। जाते हुए उसने अभय को कॉल लगाया पर अभय का फोन बंद बताने लगा। तभी उससे याद आया अभय मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। मीटिंग में होने की वजह से उसने अपना फोन बंद कर दिया होगा। विराज जल्दी से मॉल पहुंच वीर से बोला, आपके होते जिया कैसे खो सकती है। वीर को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने कुछ नहीं कहा तो अभी विराज बात को बढ़ाने की जगह जिया को पहले ढूंढना जरूरी समझा। विराज मॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया। किसी तरह मान्यता घर के अंदर घुस लड़की के पास गई। जिया को उन्होंने रस्सी से बांध रखा था और उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया था। मान्यता उसके पास जा उसके मुंह का कपड़ा खोल रस्सी को खोलने लगी। तभी दो गुंडे अंदर आने को हुए तो जिया बोल पड़ी, आप यहां से जाए नहीं तो ये लोग आपको भी अगवा कर लेंगे। मान्यता कोई जवाब ना देते हुए जिया के हाथ का रस्सी खोलने लगी। मान्यता कभी भी किसी को भी मुसीबत में छोड़ भाग नहीं सकती थी।
जब गुंडों ने अंदर आकर मान्यता को देखा तो मान्यता ने भी उनकी तरफ देखा और फिर गुंडे मान्यता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ मान्यता की तरफ गए। पर मान्यता आश्रम में रहने की वजह से उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी थी। साथ ही आश्रम के सभी बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया भी करती थी ताकि सभी अपना संरक्षण कर सके। मान्यता के सामने जब दोनों गुंडे आए तो मान्यता ने अपनी एक लात उठा एक गुंडे के पेट में मारी, फिर दूसरे गुंडे को अपनी लात से उसके पैर के बीचों बीच मारी। तब तक जो रस्सी ढीली हो चुकी थी उसे जल्दी से जिया ने खोल दिया और फिर मान्यता और वो भागने लगे। दोनों को भागता देख सभी गुंडों ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया तो मान्यता अपने चारों तरफ देख अपने हाथ में पकड़े बैग से सभी को मारने लगी। जब मान्यता के हाथ से उसका बैग छूट गया तो एक गुंडा उससे पकड़ने को आया तो मान्यता ने अपने हाथ की मुट्ठी बना उसके चेहरे पर कसके दे मारी। तभी दो गुंडों ने जिया को पकड़ उसके माथे पर गन रखते हुए कहा, लड़की अगर अब तूने कुछ भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। मान्यता पीछे मुड़ लड़की के माथे पर गन पॉइंट होता देख शांत खड़ी हो गई। तभी एक गुंडे ने अपने बॉस को फोन किया और यहाँ के बारे में पूरी खबर दे दी, जिसे सुन गुंडे के बॉस ने जिया को बांधने और दूसरी लड़की मान्यता को मारने का बोलकर फोन कट कर दिया। वो गुंडा मान्यता की तरफ गन पॉइंट कर चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने गुंडे के गोली चलाने से पहले गोली चला दी और उस गुंडे के हाथ में से गन नीचे गिर गई और फिर मान्यता बिना ये देखे कि किसने ये किया है, जिस गुंडे ने उसे पकड़ा हुआ था उनमें से एक के पैर में कसके मारी तो उसने मान्यता का हाथ छोड़ अपना पैर पकड़ लिया। फिर मान्यता ने दूसरे गुंडे के पेट में मार दिया, जिससे दूसरा गुंडा उसका हाथ छोड़ अपना पेट पकड़ कर रहने लगा। गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मान्यता के बुलाए गए पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने अंदर आकर सभी गुंडों को पकड़ लिया और फिर जिस भी पुलिस वाले ने सवाल किया तो जिया ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया और तभी उसने जिया को देखा तो पुलिस वाले ने आदर से झुक कहा, राजकुमारी जिया, राजकुमारी जिया, हमने आपको पहचाना नहीं, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। जिया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। ये बोल उसने अपने वीर भाईसा को बुला लिया। फिर जिया मान्यता को देख मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, आज आपने दूसरी बार हमारी मदद की है। मान्यता ने कुछ भी नहीं सुना कि जिया ने क्या कहा, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान तो उसके गले में लटक रहे जेड पेंडेंट पर था। पेंडेंट देख मान्यता को मैडम गायत्री की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि हर राजघराने का अपना जेड पेंडेंट होता है और हर राजघराने के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मान्यता को अपना ख्यालों में खोया देख जिया ने चिंतित होते हुए पूछा, आप ठीक तो हो ना? मान्यता अपने होश में आते हुए बोली, जी हम ठीक है, वैसे ये लोग आपको क्यों लेकर आए थे? जिया ने जवाब देते हुए कहा, हमें नहीं पता, पर ये लोग हमारे खानदान के बारे में बात कर रहे थे कुछ, पर हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। मान्यता फिर अपने ख्यालों में खो गई तो जिया मान्यता का हाथ पकड़ पूछी, वैसे आपका नाम क्या है? मान्यता मुस्कुराते हुए जवाब दे पूछी, मान्यता, और आपका? जिया, प्रताप सिंह। फिर दोनों वहां से बाहर निकलने को हुए तभी विराज, वीर, टिस्सा तीनों भी वहां पहुंच गए। जिया को सही सलामत देख तीनों के चेहरे पर सुकून छा गया। विराज चिंतित होते हुए पूछा, आप ठीक हो? जिया मुस्कुराते हुए जवाब दे दी, जी हाँ। तभी विराज ने सख्ती से पुलिस वालों को इन गुंडे को कड़ी से कड़ी सजा देने का बोल पता लगाने बोल दिया। आखिर ये आदमियों को किसने भेजा है? तभी विराज का नजर मान्यता पर गया। जब विराज मान्यता को आश्चर्य से देख रहा था तो जिया मुस्कुराते हुए बोली, इनका नाम मान्यता है, इन्होंने ही आज हमें उन गुंडों से बचाया है। विराज, वीर दोनों आदर से मान्यता को शुक्रिया अदा किया तो मान्यता मुस्कुराते हुए कह दी, इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं। फिर सभी कार के पास चली गई। वीर टिस्सा एक साथ कार में बैठ गई। जाने से पहले टिस्सा जिया दोनों एक दूसरे के गले मिले। फिर बाय बोल वीर टिस्सा को अपने साथ ले गया उससे घर छोड़ने के लिए। वीर का मन तो बिल्कुल भी नहीं था टिस्सा को अपने साथ ले जाने का, पर विराज ने ही वीर को ऑर्डर दिया था और जैसा कोई अभय के बातों को टाल नहीं सकता वैसे ही कोई विराज के बातों को भी नहीं टालता। फिर दूसरी कार में विराज जिया को अपने साथ ले जाने लगा, साथ ही मान्यता को भी अपने साथ चलने बोला, पर मान्यता ने मना कर दिया तो जिया जिद करते हुए बोली, मान्यता आपने 2 बार हमारी मदद की है, हमें इतना तो करने दीजिए। मान्यता मुस्कुराए हुए बोली, ठीक है। फिर विराज कार ड्राइव करते हुए पूछा, मान्यता आपका घर कहाँ है?
मान्यता ने होटल का नाम बता दिया तो जिया मान्यता को आश्चर्य से देख पूछी, आप यहाँ नए हो? मान्यता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम यहाँ जॉब ढूंढने आए हैं। फिर आप होटल में क्यों रुके हो? हमें अब तक कोई रूम नहीं मिला इसलिए। मान्यता की बात सुन जिया एक्साइटेड होते हुए मान्यता का हाथ पकड़ बोली, आप हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते जब तक आपको आपका रूम नहीं मिल जाता? मान्यता ने झट से कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। विराज के मन में भी यही चलने लगा तो वो भी बोल पड़ा, मान्यता, जिया सही कह रही, वैसे भी अनजान शहर में अकेले वो भी होटल में रहना सही नहीं। हम आपके लिए अच्छा सा रूम ढूंढ देंगे, तब तक जैसा जिया बोल रही आप वही करिए। मान्यता ये चाहती तो नहीं थी पर जिया वो करी है जिससे वो अपने खानदान के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर अपने दुश्मनों तक पहुंच सकती, पर मान्यता ये नहीं कर सकती तो उसने फिर मना कर दिया। तो इस बार जिया जिद करने लगी, प्लीज 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 मान्यता। जिया के जिद को सुन मान्यता बोली, ठीक है, पर हम वहां रहने का रेंट देंगे। इस बात पर जिया राजी हो गई। दूसरी तरफ विराज के मन में लड्डू फूटने लगा। वीर, टिस्सा दोनों अपना मुंह फेर बैठे थे। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो टिस्सा के साथ बहस में लगा नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। जब टिस्सा का घर आया तो वो उतर जाने से पहले वीर को देखी, पर वीर के चेहरे पर बस गुस्सा भरा था। उसके चेहरे को देख टिस्सा को ये तो समझ आ गया, वो अब भी यही सोच रहा होगा कि ये सब मेरे कारण ही हुआ होगा। ये सोच टिस्सा भी गुस्से में कार से उतर चली गई। चैप्टर 11 विराज का गुस्सा। कुछ वक्त के बाद कार होटल के सामने जा रुकी। मान्यता अपना सामान लेने होटल के अंदर चली गई। तभी विराज को अभय का कॉल आया। अभय का कॉल आता देख विराज ने कॉल उठाकर बोला, हेलो अभय। अभय का नाम सुनते ही जिया के हाथ पैर कंपाने लगा। उसने जल्दी से विराज के कंधे पर हाथ रख लिया तो विराज पीछे मुड़ जिया को देखा तो जिया इशारों से ही कहने लगी, प्लीज भाईसा को कुछ मत बताएगा। पर इस मामले में विराज को चुप रहना सही नहीं लगा तो विराज ने जिया के मासूम चेहरे को इग्नोर कर अभय की बातों का जवाब दिया। अभय छोटी सी परेशानी आ गई थी पर अभी सब ठीक है। अभय चिंतित होते हुए बोला, वो परेशानी हमारी बहन से जुड़ी है। हाँ अभय, पर अभी सब ठीक है। अभय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर अभी वो कुछ नहीं बोल, बस ठंडी आह भरते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, विराज आपके रहते कुछ गलत हो भी नहीं सकता। अभय को विराज पर बहुत भरोसा था। विराज को भी ये अच्छे से मालूम है कि अभय को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा पर उसे हम पर बहुत भरोसा है, इसलिए अभी वो शांत है। विराज ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कब आ रहे हैं आप अभय? अभय ने जवाब दिया, कल विराज। कल ये जानकर विराज मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? अभय ने जब सवाल पूछा तो विराज बस मुस्कुराते हुए कह दिया, ये तो आपको कल आने के बाद ही पता चलेगा। ये कह विराज जिया की तरफ देखा जो गौर से उसकी बातें सुन रही थी तो विराज ने अभय से ये देख बोला, हम कुछ देर के बाद आपको कॉल करते हैं अभय। अभय ने भी ठीक है बोल कॉल कट कर दिया। ये देखकर जिया ने झट से पूछा, भाईसा को कुछ भी नहीं पता है ना? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया तो जिया उसके हाथ को पकड़ बोलने लगी, बताए ना विराज। विराज जिया पर भड़कते हुए बोल, जिया आप अगर अपने भाई वीर के साथ रहती तो ये सब होता ही नहीं। कितनी बार आपको समझाए है, आप राजकुमारी है, आपका ऐसे अकेले रहना, कहीं चले जाना सही नहीं है। जिया भी गुस्से में भड़कते हुए बोली, आप भी तो राजकुमार है, अपना टाइटल बदल लेने से आपकी पहचान तो बदल नहीं जाएगी ना। उद्धरण चिन्ह। जिया की बातों को सुन विराज जिया की चिन्ह को पकड़कर बोला, आज कह दिया दोबारा मत कहिएगा। और हाँ, हम राजकुमार हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपनी रक्षा कर सकते, पर क्या आप अपनी रक्षा कर सकती हो? पहली बार जिया ने विराज को इतने गुस्से में देखा था। उसके चेहरे पर डर छा गया। जिया का डरा हुआ चेहरा देख विराज उसके चेहरे को छोड़ बोला, दोबारा हमारे खानदान से हमारा नाम जोड़िएगा भी मत, समझ है आपको हमारी बात? विराज को इस तरह गुस्से में देख जिया ने घबराते हुए झट से हाथ में सिर हिला दिया। विराज को अपना खानदान का नाम खुद के साथ जोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो अपने नाम के पीछे भी अपने खानदान का नाम नहीं जोड़ता था। कुछ देर बाद मान्यता अपना सारा सामान ले नीचे आ कार के पास आए तो विराज ने कार से उतर मान्यता का सामान डिक्की के अंदर रख जेंटलमैन की तरह कार का दरवाजा खोल दिया तो मान्यता कार के अंदर जा बैठी और तभी मान्यता ने जिया का उदास चेहरा देख पूछा, क्या हुआ जिया?
जिया झूठी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं मान्यता। जिया के उदास चेहरे को देख उसका भी चेहरा उदासी से भर गया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कार के अंदर जा बैठ कार ड्राइव करते हुए आगे लगे शीशे को पीछे सेट कर दिया ताकि उसे जिया का चेहरा दिख सके। कुछ वक्त के बाद महल आ गया तो तीनों कार से उतर अंदर चले गए। अंदर आने के बाद जब वीर उदय ने जिया विराज के साथ किसी और को भी देखा तो एक तरफ उदय हैरान था तो दूसरी तरफ वीर ने खुशी से मान्यता का स्वागत किया अपने महल में। फिर वीर ने मान्यता के बारे में उदय को बता दिया। मान्यता की खूबसूरती को देख उदय के चेहरे पर एक अलग ही नूर छा गया। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय हम उदय प्रताप सिंह। मान्यता ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर उदय से हाथ मिलकर उसे अपना नाम बताया, मान्यता। मान्यता बहुत थकी हुई थी। इतना लड़ने के बाद मान्यता के चेहरे पर थकावट देख जिया ने नौकर को बुलाकर कहा, इनका सामान गेस्ट रूम में ले जाए। नौकर से ये कह मान्यता की तरफ देख मुस्कुराते हुए जिया बोली, आप आराम कर लीजिए। ये बोल जिया मान्यता को अपने साथ ले ही जा रही थी कि तभी उदय जिया को रोकते हुए बोला, हम ले जाते हैं जिया, आप भी तो थकी होंगी, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। उदय के बदलते बर्ताव को देख विराज मन ही मन बोला, उदय आप मान्यता से दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। उदय मान्यता को अपने साथ ले जाता हुआ बक बक किए जा रहा था। वीर को अचानक से कॉल आने लगा तो वो अपना फोन उठाने साइड में चला गया। जिया भी जाने वाली थी पर विराज ने जिया का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक लिया तो जिया पीछे मुड़ विराज को देखने लगी। इस पर विराज जिया का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, हम आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, पर जिया आपको भी समझना होगा बाहर की दुनिया बहुत खराब है। आपको बाहर की दुनिया से बचाने के लिए ही आपके भाईसा और हम आपको समझाते हैं। ये सुनकर जिया उदासी से बोली, हम आम इंसान की तरह जीना चाहते हैं, हमें घुटन होती है अपनी जिंदगी से, हम भी चाहते अपनी दोस्त की तरह बिना डरे घूमना फिरना एंजॉय करना। विराज जिया के माथे पर हाथ रख प्यार से बोला, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सपनों को पूरा करने की। ये कह विराज वहां से चला गया। जिया विराज को जाता बस देखते रह गई। विराज की बातें जिया के दिल को छू गई। उसने धीरे से खुद से ही कहा, आप हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पर क्यों विराज? कुछ वक्त के बाद विराज अपने महल आ गया। फिर अपने कमरे में जा विराज टार्क किलास ग्रुप के बारे में खोला। जो लोग जिया को पकड़े थे वो लोग टार्क किलास ग्रुप के ही लग रहे थे। फिर विराज ने अभय को कॉल किया। विराज का कॉल आता देख अभय ने मीटिंग को खत्म कर विराज का कॉल उठा लिया और कहा, हाँ बोलो विराज। विराज लंबी सांस ले आज जो भी हुआ पूरा हादसा बताने लगा। ये सुन अभय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में पूछा, किस ग्रुप के लोग थे वो? विराज शो नहीं था पर फिर भी उसने बताते हुए कहा, अभय हम 100% शो नहीं है अभी, बट हमें लगता है ये काम टर्क किलास ग्रुप का है। चैप्टर 12 शाही परिवार के बारे में जानना। रात का वक्त सभी लोग नीचे खाना खाने आ गए। जिया मान्यता के पास जा मान्यता को भी अपने साथ ले आए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मान्यता ने पहली बार इतना आलीशान और महान महल देखा था जहां की हर चीज बाहर के देश से मंगवाई हुई एंटीक या फिर राजा महाराजाओं के वक्त की खास बेशकीमती सामान। ये सब देख मान्यता यहां थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। मान्यता के चेहरे पर घबराहट देख जिया प्यार से बोली, घबराइए मत, हमें पता है ये जगह ये सब आपके लिए नया है, पर हम हैं ना आपके साथ। मान्यता जिया को देख मुस्कुरा दी। बस फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मान्यता गलती से अभय की जगह पर बैठने वाली थी, तभी जिया, उदय, वीर तीनों साथ ही जोर से बोले, वहां मत बैठिए। मान्यता के पैर जम गए। मान्यता को हल्का हुआ देख जिया प्यार से बोली, सॉरी मान्यता, अगर आप डर गई हो तो, लेकिन वो जगह हमारे बड़े भाई सा की है, वहां कोई नहीं बैठता। मान्यता शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बोली, ओह। फिर वो जल्दी से दूसरी कुर्सी पर बैठ गई तो नौकर खड़े हो अभय के आने का इंतजार करने लगे। तभी उदय बोला, खाना लगाए, आज भाई सा नहीं आएंगे। ये सुन जिया बहुत खुश हो गई। किसी तरह आज तो बची वो अपने भाई सा से, नहीं तो वो खाने पर आते वक्त ही सोचे जा रही थी कैसे अपने भाई के गुस्से को वो झेलेगी आज। फिर सभी एक साथ मिल खाना खाने लगे। आज खाना खाते वक्त जिया मान्यता से बातें करने लगी तो वीर बोल पड़ा, जिया खाते वक्त बात नहीं करते। जिया बच्चों की तरह अपना जीभ निकलते हुए बोली, भाई सा मत बनिए आप।
जिया पूरे घर में बस अपने अभय भाईसा के बातों को सुनती, मानती या फिर डरती, नहीं तो फिर उससे किसी से कुछ भी बोलने में करने में कोई डर नहीं लगता। सभी का खाना खत्म हो गया तो सभी डाइनिंग टेबल से उठ गए। फिर जिया मान्यता एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, तभी उदय बीच में आते हुए बोला, मान्यता आपके परिवार में कौन कौन है? मान्यता ने जवाब देते हुए कहा, कोई नहीं। ये जान उदय को बहुत बुरा लगा। उसने उदासी से बोला, हमें माफ कर दीजिए मान्यता, हमें मालूम नहीं था। मान्यता ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। फिर जिया मान्यता का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए उदय से बोली, उदय भाई अब आप सो जाए, मान्यता हमारी दोस्त है, हमें मान्यता के साथ बातें करना। उदय मुंह बना अपनी बहन को देख सोने चला गया। सभी के जाने के बाद मान्यता ने जिया से पूछा, जिया आपके गले में जो पेंडेंट है वही पेंडेंट आपके पूरे परिवार के गले में क्यों है? जिया अपने पेंडेंट को पकड़ मान्यता को दिखाते हुए बोलने लगी, ये कोई आम पेंडेंट नहीं है मान्यता, ये जेड पेंडेंट है। पूरे राजस्थान में 5 शाही परिवार है जिसका हर सदस्य ये पेंडेंट पहनते हैं। ये पेंडेंट हमारे शाही परिवार की पहचान है, पर पांचों शाही परिवार के जेड पेंडेंट का रंग अलग होता, पर सभी शाही परिवार एक दूसरे से जुड़े होते और यही 5 परिवार पूरे राजस्थान पर रूल भी करते हैं, पर इसमें से एक परिवार अब नहीं रहा। ये बात तो मान्यता को भी पता थी, उसे ये भी पता था कि वो एक परिवार इसका खुद का था, पर फिर भी मान्यता ने बस ऐसा दिखाया कि वो कुछ भी नहीं जानती। फिर उसने आगे सवाल किया, कौन कौन सा शाही परिवार इसमें आता है? जिया अधिक नहीं सोचती थी, बस कोई कुछ भी पूछे वो बता दिया करती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी समझदारी नाम की चीज नहीं थी। उससे समझ नहीं आता इसके पीछे किसी का बुरा मकसद भी हो सकता या कुछ और, पर ये सब जिया कभी भी नहीं सोचती। मान्यता जो भी पूछे जा रही थी वो सब जिया बताने लगी। पहला शाही परिवार हमारा है मेवाड़ राजवंश, दूसरा कछवाहा राजवंश, तीसरा यदु राजवंश, चौथा पटौदी राजवंश, आखिरी जो अब उसका नामो निशान ही नहीं रहा वो राठौड़ राजवंश है। मान्यता और जानना चाहती थी और ये जानकारी वो बस जिया से ही निकाल सकती थी। मान्यता ने अपना सवाल जारी रखा, शाही परिवार एक दूसरे से जुड़े हैं तो किसी एक शाही परिवार का दुश्मन दूसरे शाही परिवार का भी तो दुश्मन ही होगा ना? जिया सोचते हुए बोली, हो भी सकता है मान्यता, नहीं भी, हमें इस बारे में कुछ खास नहीं पता। तभी मान्यता ने उससे आगे पूछते हुए कहा, अच्छा वैसे राठौड़ राजवंश के साथ क्या हुआ था? उनका परिवार पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया? कौन था उनका दुश्मन? मान्यता के इतने सारे सवालों को सुन जिया बोली, मान्यता हमें ये सब नहीं पता, अगर आपको जानना तो आप भाई सा या फिर विराज से पूछिए। हमारे भाई साहब बहुत खड़ूस है, वो शायद कुछ ना बताएं पर विराज बता सकते हैं। मान्यता ने झट से पूछा, विराज कौन है, क्या वो भी किसी शाही परिवार से है? इस पर जिया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मान्यता, जो कल हमें घर छोड़ने आए थे हमारे साथ वो, पर वो अपना राजपाट सब छोड़ अपने खानदान से दूर रहते हैं, उन्हें राजपाट में जरा सा भी दिलचस्पी क्यों नहीं है? मान्यता ने पूछा, ओह वैसे विराज किस शाही परिवार से है? कछवाहा राजवंश से, जिया ने जवाब देते हुए कहा। मान्यता ये सब जानने के बाद बात पलट दी ताकि उससे उस पर किसी तरीका का भी शक ना हो। मान्यता अपनी पहचान अभी किसी को नहीं बता सकती थी, नहीं तो शायद उसके परिवार को मारने वाला इंसान तक पहुंचने से पहले ही वो लोग उसके तक पहुंच जाए। फिर मान्यता अपना बदला कैसे ले पाएगी उन लोगों से? कुछ देर जिया के साथ बात करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चली गई। मान्यता अपने कमरे में अपना लैपटॉप खोल सभी शाही परिवार के बारे में पूरा डिटेल निकालने लगी। सबसे पहले नंबर पर मेवाड़ राजवंश आता है, जो पूरे राजस्थान के साथ साथ सभी शाही परिवार पर भी नियम करता था। सभी शाही परिवार उसके बनाए सभी नियम का पालन करते, कोई भी शाही परिवार मेवाड़ राजवंश के खिलाफ जाने का सोचता भी नहीं। मेवाड़ राजवंश का जेड पेंडेंट का रंग लाल है। फिर दूसरे नंबर पर कछवाहा राजवंश आता है। कछवाहा राजवंश का जेड पेंडेंट का रंग गोल्डन है। फिर तीसरे नंबर पर राठौड़ राजवंश आता था, उसके जेड पेंडेंट का रंग हरा था, पर अब वो परिवार का पूरा वांसेस खत्म हो गया है, इसलिए अब तीसरे नंबर पर यदु राजवंश है जिसका जेड पेंडेंट का रंग सफेद है। आखिरी पटौदी राजवंश है जिसके जेड पेंडेंट का रंग नीला है। सभी शाही परिवार के बारे में पढ़ने के बाद मान्यता लैपटॉप बंद कर लैपटॉप को रख बिस्तर पर लेट सोचने लगी। सोचते सोचते ही कुछ वक्त के बाद उससे नींद आ गया। चैप्टर 13 सेक्रेटरी जॉब। सुबह का वक्त।
जब मान्यता का नींद खुला तो वो टाइम देख अपने पहले दिन काम पर जाने के लिए फटाफट तैयार होने लगी। तभी किसी से दरवाजा खटखटाया तो मान्यता अपने कपड़े को जल्दी से पहन दरवाजा खोल दी। दरवाजे के सामने जिया खड़ी थी। मान्यता को तैयार देख जिया पूछी, आप कहीं जा रही हो क्या? मान्यता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज हमारा पहला दिन है काम पर जाने का। ओह, फिर तो जल्दी चल, नाश्ता कर लीजिए। मान्यता मुस्कुराते हुए ठीक है बोल अपना बैग ले कमरे से जिया के साथ चलने लगी। फिर साथ जाते हुए ही जिया बोली, मान्यता, यहाँ पर कुछ नियम है जिससे भाईसा ने बनाया है। जैसे नाश्ता के लिए सभी को 8:30 बजे तक नीचे आ जाना है। अगर देरी हुआ किसी को भी तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता। फिर दोपहर का खाना सभी को 2 बजे मिलता और रात का खाना 10 बजे, जब भाईसा अपने कंपनी से वापस आ जाते। मान्यता ये सुन थोड़ा हैरान थी। मान्यता के चेहरे को देख जिया बोली, हमें पता है आपके लिए ये करना थोड़ा मुश्किल है। मान्यता झट से बोली, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गए। फिर दोनों चेयर खींच बैठे तो नौकर सभी के लिए नाश्ता लगा दिया। फिर सभी नाश्ता करना शुरू कर दिए। अभय के चेहरे पर यह सोच मुस्कुराहट टहरी थी कि आज वो मान्यता को देखने वाला। वो ड्राइवर को सख्ती से बोला, फास्ट चलाओ। ड्राइवर कार का गति तेज कर दिया। अभय फिर अपना फोन निकाल मान्यता का चेहरा अपने फोन स्क्रीन पर देख मुस्कुराते हुए अपने धीमे आवाज में बोला, क्या किया है आपने मान्यता हमारे साथ? जब से आपको देखा है आपसे नजर ही नहीं हटता। ये कह तस्वीर को अपने होंठ से छूते हुए आगे बोला, एक दिन आपके तस्वीर को नहीं, आपको छुएंगे। हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब आप अभय प्रताप सिंह की होंगे। फिर आपको देखने का, छूने का हक सिर्फ अभय प्रताप सिंह का होगा। कुछ वक्त के बाद मान्यता नाश्ता कर अपना बैग उठा बाहर चली गई। फिर ऑटो ले कंपनी जाने के लिए निकल गई। जब मान्यता कंपनी पहुंची तो वो जल्दी से ऑटो वाले को पैसा दे भागते हुए अंदर जाने लगी। तभी कार गेट से अंदर जाने को हुआ तो मान्यता गेट के पास जा साइड हो खड़ी हो गई। कार में बैठा इंसान अभय प्रताप सिंह था। जब उसने मान्यता को देखा तो उसे देख मुस्कुराने लगा, पर मान्यता को अंदर बैठा इंसान नहीं दिख रहा था, कार का शीशा लगे होने के कारण। कार अंदर चला गया तो मान्यता कंपनी के अंदर जाने लगी। अंदर जाने के बाद वो कुछ पूछती इससे पहले ही एक गोरी चिट्ठी पतली दुबली लड़की आ बोली, आप मान्यता हो? मान्यता ने झट से हाँ बोल दिया तो लड़की उससे अपने साथ चलने को बोली, हमारे साथ चलो। मान्यता चुपचाप से चलने लगी। उससे थोड़ा अजीब सा लगने लगा यहाँ, साथ ही उससे ये भी पता नहीं था कि उससे यहाँ क्या काम करना। लड़की मान्यता को एलिवेटर के अंदर ले गई। फिर सबसे आखिरी फ्लो का बटन दबा शांत हो खड़ी हो गई जैसे कोई रॉबर्ट हो। मान्यता को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा। एलिवेटर रुक गया तो लड़की बाहर निकल गई, उसके साथ ही मान्यता भी बाहर निकल उसके पीछे पीछे जाने लगी। फिर लड़की केबिन के बाहर ही रुक मान्यता के तरफ देख बोली, अंदर चली जाओ। ये बोल लड़की वहां से चुपचाप चली गई। यहाँ का माहौल किसी को भी डराने के लिए काफी है। लड़की के जाते ही मान्यता को पहले से ही अजीब सा लग रहा था, अब उससे थोड़ा डर लगने लगा। उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ इंसान काम करते या फिर रॉबर्ट। फिर भी उसने केबिन का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक ठंडी आवाज आई, कमिंग। आवाज सुन मान्यता का घबराहट बढ़ने लगा। वो दरवाजा खोल अपने धीमे कदमों के साथ आगे जाने लगी तो देखी एलिसान गद्देदार चेयर को घुमाए बैठा है आदमी। मान्यता सामने जा अपने घबराए हुए आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग सर। मान्यता का मीठा आवाज सुन चेयर पर बैठा अभय के होंठों पर मुस्कुराहट छा गया, पर फिर उसने अपने चेहरे को सकत कर अपने चेयर को घुमा मान्यता की तरफ देखा। अपने सामने सुनहरा कुंवारा बिजनेस टैकून अभय प्रताप सिंह मान्यता के सामने था। मान्यता ने ये कभी नहीं सोचा था वो अपने पहले दिन ही अभय प्रताप सिंह से मिलेगी। अभय मान्यता की आंखों में देखने लगा, पर मान्यता अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। जब पहली बार अभय मान्यता को देखा था तो उसकी बोली खंजर की तरह तेज तर्रार थी। आंखों में किसी भी तरीका का झिझक नहीं था, पर आज मान्यता के आंखों में घबराहट है। अभय पानी का ग्लास मान्यता की तरफ बढ़ा दिया तो मान्यता ग्लास उठा, पूरा पानी एक ही सांस में गटक ली घबराहट के वजह से। फिर पानी खत्म कर बोली, सर हमने बस ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर हमें यहाँ जॉब कैसे मिल सकता? अगर किसी को जॉब मिल जाए यहाँ तो वो खुशी से पागल हो जाते, पर मान्यता सवाल कर रही। ये सोच अभय बोला, हमें अपने कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। जब हमने आपका प्रोफाइल देखा तो आप हमारी सेक्रेटरी बनने के लिए सूटेबल लगी हमें।
मान्यता हैरानी से बोली, सेक्रेटरी, पर हमने तो बस ग्रेजुएशन पूरा किया है, हम इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। अभय मान्यता का डिटेल खोल बोला, मान्यता आप अपने 10th में पूरे स्टेट की टॉपर रह चुकी है, साथ ही 12th में भी आप स्टेट टॉपर थी, फिर आप अपने कॉलेज की टॉपर है, आपके प्रोफाइल को देख हमें आप ही सूटेबल लग रही। मान्यता से कुछ कहा नहीं गया तो अभय अपने हाथ में पेपर उठा मान्यता के तरफ बढ़ा, आगे बोला, मान्यता ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप पढ़ लीजिए। मान्यता पेपर ले पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगी, जब उसने सैलरी देखा तो वो हैरानी से चौंकते हुए बोली, वाह 1 लाख। अभय ने झट से बोला, मान्यता अगर सैलरी कम लग रहा आपको तो हम बढ़ा देंगे। मान्यता हैरानी से अभय को घूरते हुए बोली, ये कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। मान्यता को तो लग रहा था जैसे वो सपना देख रही, उसने कभी भी ये सब नहीं सोचा था। अभय को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले, ज्यादा सैलरी होने पर खुशी मिलना चाहिए, पर मान्यता का चेहरा देख ऐसा क्यों लग रहा जैसे वो परेशान हो। मान्यता परेशान नहीं बल्कि अचानक से ये सब होने के कारण वो थोड़ी सोग में चली गई, जिस कारण उसका चेहरा परेशानी में तब्दील हो गया। चैप्टर 14 राजनीतिक विवाह। मान्यता पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो अभय उससे अंदर आने बोल दिया। विराज अंदर आ चेयर पर बैठ मान्यता की तरफ देखा जो साइन करने में व्यस्त थी, उसने विराज की तरफ अब तक नहीं देखा था। विराज मुस्कुराते हुए अपने नजर फेर अभय से बोला, नई सेक्रेटरी। आवाज सुन मान्यता को आवाज जाना पहचाना सा लगा तो वो झट से उस तरफ देखी, सामने बैठे इंसान को देख मान्यता हैरान रह गई। जब मान्यता को खुद की ओर देखता पाया तो विराज मुस्कुराते हुए मान्यता को देख बोला, मान्यता आप यहाँ काम करने वाली थी। मान्यता सिर हाँ में हिला दी। अभय विराज को कठोरता से बोला, आपका इनसे मुलाकात हो चुका है। अभय के चेहरे पर आ रहे जलन को देख विराज को बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ अभय, कल ही हमारी मुलाकात हुई थी मान्यता जी से। इतना बोल विराज मान्यता से बोला, मान्यता क्या आप 2 कप कॉफी लेकर आ सकती। मान्यता सिर हाँ में मिला झट से चली गई। मान्यता के जाने के बाद अभय अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देखने लगा तो विराज मुस्कुराते हुए बोला, अभय, जिया को उन गुंडों से बचाने वाली आपकी मान्यता थी। ये सुन अभय हैरान रह गया, फिर उसने झट से बोल, आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताया। विराज के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बना रहता, वो मुस्कुराए हुए ही जवाब दिया, अभी तो आपको एक और बात नहीं पता, वो आपको घर जाने के बाद पता चलेगा। क्या? अभय का सवाल सुन विराज के जवाब दिया, सरप्राइज है अभय। विराज के बातों से अब अभय इरिटेट होने लगा पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा, उससे मालूम था विराज उससे कुछ नहीं बताने वाला, अभी तो वो काम का बात करने लगा। विराज, वो लोग हमारी बहन तक पहुंच चुके हैं, अब हम चाहते आप अपना राजपाट जल्द ही अपना बना ले। जो राजनीतिक विवाह हमारी बहन का आपके परिवार के होने वाले किंग के साथ तय हुआ था, अगर आप अपने परिवार के किंग नहीं बने तो मजबूरन हमें अपनी बहन का विवाह आपके सौतेले भाई से करना होगा, और ये हम हरगिज नहीं चाहते। विराज का चेहरा सख्त हो चुका था, उसने कठोरता से जवाब दिया, अभय ये राजपाट भी हमारा है और जिया भी, आप फिक्र मत करिए अभय, बहुत जल्द हम अपनी सौतली माँ और भाई से सब कुछ छीन लेंगे जो हमरा है। अभय को विराज पर पूरा भरोसा था, वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी मान्यता बिना परमिशन लिए अंदर आते हुए अपने मीठे आवाज में बोलने लगी, सॉरी सर, हमारे दोनों होंठ में काफी था इसलिए हम नोक नहीं किए। इतना बोल एक कॉफी का कप विराज को देते हुए अभय के पास देने को गई तो विराज कॉफी देख बोला, मान्यता जी, अभय मिल्क कॉफी नहीं पीते। मान्यता झट से बोल पड़ी, सॉरी सॉरी सर, हमें नहीं पता था, हम दूसरी कॉफी लेकर आते। ये बोल वो जाने को हुई तभी अभय का आवाज उसके कानों पर पड़ा, इसकी जरूरत नहीं, अगले बार से याद रखना हम ब्लैक कॉफी पीते हैं। मान्यता अभय की तरफ देख सिर हाँ मैं हिला जाने को हुई केबिन से तो अभय फिर बोल पड़ा, मान्यता, हमें आपने कॉफी नहीं दिया, क्या वो कॉफी आपको पीना है। मान्यता झट से मुड़ अभय के पास जा कॉफी का कप बढ़ाते हुए बोली, नहीं नहीं सॉरी सर, इट्स ओके मान्यता। ये बोल अभय सामने रखे बेल को बजाया। बेल की आवाज सुन 25-26 साल का लड़का अंदर आ गया तो उस लड़के की तरफ देख अभय बोला, इन्हें इनका केबिन दिखा दो। लड़का, यस सर, बोल मान्यता को अपने साथ ले जाने लगा। अभय कप उठा कॉफी का सिप लेने लगा तो विराज मुस्कुराते हुए बोला, अभय,
मान्यता आपकी जिंदगी में आई भी नहीं है और आप इतनी जल्दी बदल रहे। अभय कॉफी पीते हुए बोला, मान्यता के होंठ का जहर भी हम हंसते हुए पी सकते, फिर ये तो बस मिल्क कॉफी है। विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। विराज कुछ सोचते हुए बोला, अभय, जिया को हम कोई राजनीतिक विवाह में अपने साथ बांधना नहीं चाहते। जब तक जिया हमसे विवाह करने के लिए खुद राजी ना हो जाए तब तक हम जिया से विवाह नहीं करेंगे और ना ही किसी को उनसे विवाह करने देंगे। अभय ठंडी आह भरते हुए बोला, जैसा आप चाहे विराज, पर जो भी करना जल्दी करिए, कहीं हमारे बिछाए जाल से वो लोग निकल ना जाए। विराज जोर जोर से हंसता हुआ बोला, अभय, हम दोनों जब साथ हो तो आपको लगता है कोई हमारे जाल से निकल सकता? अभय, विराज दोनों हमेशा एक साथ रह हर जंग लड़ते और जब तक दोनों साथ हो तब तक उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। इन्हें हराने के लिए पहले दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है, पर ये करना नामुमकिन है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पर अभय, विराज दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों एक दूसरे से बातें करने के बाद विराज वहां से चला गया। कुछ वक्त के बाद महल में जिया अपने कमरे में बैठे आज फिर कुछ नया उसके दिमाग में चलने लगा। जब भी उसके दिमाग में नए नए ख्याल आते तो कुछ ना कुछ कांड तो जरूर हो जाता जिया से। कोई उससे घर से बाहर लेकर ही नहीं जा रहा था कल के हुए हादसे के वजह से, और उससे घर पर बैठे बैठे बोर लगने लगा तो वो फिर से भागने का सोची तो वो फिर अपनी प्यारी सोफी को गार्ड्स के पीछे भागा दिया। फिर चुपके से वो निकल पड़ी, तभी उसके सामने कार आ रुका। कार देख उसके माथे से पसीना आने लगा। विराज अपने कार से उतर जिया के पास जा बोला, आपको कितनी बार समझना पड़ेगा जिया, ऐसे अकेले बाहर मत जाया करिए। पर आपको समझ आता ही नहीं, आप 2 साल की बच्ची नहीं रही जो बार बार आपको समझना पड़ता है। विराज की बातें सुन जिया को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में भड़कते हुए बोली, आपको कोई कमरे में बंद कर देगा तब आपको समझ आएगा विराज हमारे ऊपर क्या बीतता होगा। ये कहते ही जिया के आंखों में आंसू भर गया तो विराज जिया के पास आ अपने अंगूठे से आंसू पोंछ बोला, हम समझ सकते हैं जिया, पर आपको जहां जाना आप हमें बोल सकते, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। जिया छोटी बच्ची की तरह खुशी से उछलते हुए बोली, सच्ची विराज? विराज मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला। जिया का चेहरा पकड़ उसके माथे को चूम लिया। जिया को कुछ अजीब नहीं लगा, अक्सर विराज उसके माथे को चूमा करता था। फिर विराज जिया को कार में बैठने बोल दिया तो वो खुशी खुशी कार के अंदर जा बैठ गई। चैप्टर 15 सिर दर्द का नाटक। मान्यता अभय के इतने करीब है फिर भी अभय उससे देख नहीं पा रहा। अभय का दिमाग ये सोच सोच पागल होने लगा। उसका तो दिल कर रहा था मान्यता का चेहरा अपने ही केबिन में लगा दे और दिन भर फिर अपना काम करते हुए मान्यता का चेहरा देखता रहे। उसने मान्यता के केबिन में रखे टेलीफोन पर कॉल किया। जब टेलीफोन बजा तो मान्यता टेलीफोन उठा ली। हेलो। मान्यता का मीठा आवाज सुन अभय के होंठों पर मुस्कुराहट छा गया, पर उसने अपने सख्त आवाज में ही कहा, हमारे केबिन आ जाए। अभय का आवाज सुन मान्यता झट से बोली, यस सर। ये बोल फोन रख तुरंत खड़ी हो अभय के केबिन जा। दरवाजा नोक की तो अभय उससे अंदर आने का इजाजत दे दिया। मान्यता के खूबसूरती में अभय खुद को पूरी तरह डूबा हुआ महसूस करने लगा। जब मान्यता अंदर आई तो उससे देखते ही अभय के आंखों में मान्यता को अपना बनाने का जुनून बढ़ने लगा। उसने मान्यता को बैठने का बोला, बैठ जाए मान्यता। मान्यता जल्दी से चेयर पर जा बैठ गई तो अभय अपना शेड्यूल निकाल मान्यता की तरफ बढ़ा, बोला, मान्यता हमें गलती पसंद नहीं, ये रहा हमारा शेड्यूल, आप अच्छे से देख लीजिए। मान्यता जल्दी से ले खड़ी हो बोली, ओके सर, अब हम जाए। अभय मन ही मन सोचने लगा, सभी लड़कियां हमारे पास रुकने के लिए वजह ढूंढती और हमें मान्यता को अपने पास रोकने के लिए वजह ढूंढना पड़ रहा। उफ, अब हम ऐसा क्या करें जिससे मान्यता हमारे पास रुके। अभय को अपने ख्यालों में खोया देख मान्यता फिर बोली, सर क्या हम जा सकते? अभय अपने सिर पर होंठ रख लिया जैसे उसके सिर में कितना दर्द हो रहा हो। मान्यता चिंता से पूछी, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं ना? अभय ने आज तक ये सब नहीं किया था, वो पहली बार ये सब कर रहा था और वो भी बस मान्यता को अपने पास अपने करीब रखने के लिए। अभय अपना सिर पकड़ नाटक करते हुए बोला, हमें अचानक से अपने सिर में बहुत दर्द महसूस हो रहा। ये कह वो बेचारा वाला चेहरा बना ऐसा दिखाने लगा जैसा वो कितने तकलीफ में हो। मान्यता फाइल टेबल पर रख अभय से पूछी, सर हम आपके लिए दवा ले आए।
अभय अपने नाटक को जारी रखते हुए एक और झूठ बोल पड़ा, दवा से हमें एलर्जी है मान्यता, हम बस एक ही डॉक्टर का बताया हुआ दवाई सूट करता और वो अभी यहाँ है नहीं। मान्यता को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब तो वो अभय के पास जा उसके होंठ को सिर से हटा अपना होंठ रख दबाते हुए बोली, हम आपके सिर को दबा देते शायद आपको थोड़ा आराम मिले। थोड़ा आराम? मान्यता के छूते ही अभय को इतना सुकून मिलने लगा जैसे वो जन्नत में हो। उसने अपने आंखों को बंद कर मान्यता के कोमल होंठ को महसूस कर बोला, बहुत आराम मिल रहा आपके छूने से मान्यता। मान्यता ये सुन अपने दोनों होंठ के मदद से फिर अभय के सिर को दबाने लगी। दूसरी तरफ जिया विराज को अपने साथ पार्क लेकर आई थी जहां बड़े बड़े ढेर सारे झूले लगे थे। जिया विराज का होंठ पकड़ पूरा पार्क घूम छोटी बच्ची की तरह बोली, हमें झूला झूलना। बड़े खतरनाक झूले को देख विराज बोला, नहीं प्रिंसेस ये बहुत बड़ा है, इसमें आप मत जाए। विराज एक जिम्मेदार पिता की तरह बर्ताव कर रहा था। ये देख जिया बोली, पिताजी हम बड़े हो चुके हैं, ये बड़ा खतरनाक झूला में हम झूल सकते। पिता ये सुन विराज जिया को घूरते हुए बोला, हम आपको आपके पिता दिख रहे। जिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पर आप कर तो पिता की तरह रहे। ये सुन विराज बोल पड़ा, ठीक है पिता ही सही, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा नहीं करने देंगे जो आपके लिए सही नहीं है। तो जिया मुंह बना बोली, पर झूला ही तो है ये झूला हमारे लिए गलत कैसे हो सकता। ये कह जिया अपना चेहरा लटका ली। तो आखिर में विराज को जिया का बात मानना ही पड़ा। ठीक है, विराज कभी भी ऐसे जगह पर नहीं आया करता था। राजकुमार जो ठहरा पर आज उससे जिया के लिए आना पड़ा और अब उससे ऐसे भीड़ में टिकट भी लेना पड़ रहा। जिया भी राजकुमारी है पर उससे आम जिंदगी जीना बहुत पसंद है। वो अक्सर अपने महल से भाग तिस्सा के साथ यहाँ आ जाया करती थी। विराज बड़ी मुश्किल से लंबे लाइन में खड़ा हो 2 टिकट ला बोला, चले। जिया मुस्कुराकर हाँ मैं सिर हिला झूले के पास चल दी तो झूला वाला टिकट ले दोनों को अंदर जाने का जगह दे दिया। फिर दोनों साथ बैठ गए। झूला शुरू हो गया। पहले तो धीरे चल रहा था पर अचानक से रफ्तार पकड़ लिया। पर जिया को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो हूँ। जिया का मुस्कुराता चेहरा देख विराज खुद से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने जिया का होंठ पकड़ अपने करीब खींच उसके होंठ के करीब जाने लगा तो जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे आप विराज? जब जिया का आवाज विराज के कान में पड़ा तो विराज अपने होश में आ उसके बाल को ठीक कर बोला, आपका बाल पूरी तरह से बिखर गया था। ये बोल जल्दी से विराज जिया से दूर हो मन ही मन बोला, ये क्या करने जा रहे थे आप विराज? केबिन के अंदर मान्यता अब तक अभय के सिर को दबाए जा रही थी। अभय का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था मान्यता को रोकने बोलने का, पर तभी उसका फोन बजने लगा। फोन का आवाज सुन अभय को बहुत गुस्सा आने लगा। वो पहला कॉल इग्नोर कर दिया पर फिर बजने लगा। आखिर में वो मान्यता का होंठ पकड़ रोक दिया। जैसे ही अभय ने मान्यता का होंठ छोड़ा तो मान्यता झट से अपना होंठ खींच ली। अभय के होंठ से जब मान्यता का होंठ छूटा तो उससे लगने लगा किसी ने उसका जिंदगी उससे दूर कर दिया हो। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें।